नमस्कार विद्यार्थियों। हम भारत में मुगल वंश की स्थापना पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हमने बाबर के बारे में जाना और बाबर का जीवन परिचय जाना और बाबर का जो जीवन है, जीवन व्रत था, संपूर्ण जीवन व्रत, उनको हमने 3 चरणों में बांटा। 2 चरण हम पढ़ चुके थे, तीसरे चरण की हम चर्चा कर रहे थे 1526 से लेकर के 1530 तक, और विशेष रूप से हिंदुस्तान के बादशाह के रूप में बाबर की स्थिति के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो विद्यार्थियों, हमने इसके अंतर्गत जब लास्ट में जो छोड़ा उसके अंतर्गत हमने बात की थी कि बाबर के आक्रमण के समय भारत के अंतर्गत 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्य स्थित थे। हमने 5 मुस्लिम राज्यों पर विस्तृत से चर्चा कर ली है। अब हम 2 जो हिंदू राज्य हैं, मेवाड़ और विजयनगर, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसी कड़ी में सबसे पहले हम लेते हैं मेवाड़ को। तो मेवाड़ के अंतर्गत 6ठी शताब्दी में गुहिल नाम का एक जो योद्धा था, उसने एक व्यक्ति है, उसने इस राज्य की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो राजा रतन सिंह और पद्मावती है, उसकी जो कहानी है उसको भी हमने जान लिया था पुराने वीडियो के अंतर्गत। इसके पश्चात हम बात कर रहे हैं जो राजा हमीर थे उसके बारे में भी, जो गुहिल वंशी शासक है उनके बारे में भी, जिसने बाद में अलाउद्दीन खिलजी के बाद चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। तो वापस से जो चित्तौड़ था वो हिंदू राजाओं या राजपूतों के हाथ में फिर से आ गया था। और मेवाड़ के शासकों में जो महाराणा कुंभा है वो भी सर्वाधिक प्रतापी शासक था। और कुंभा के बाद महाराणा सांगा बाबर का समकालीन था। तो विद्यार्थियों, ये आप अच्छे से जानेंगे कि जो मेवाड़ है, मेवाड़ का जो शासक है महाराणा सांगा, वह बाबर का समकालीन था। विद्यार्थियों, प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछे जाने की भी संभावना है। तो बाबर का समकालीन था। और आगे हम जब डिटेल में खानवा का युद्ध भी पढ़ेंगे तभी भी हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो मेवाड़ का शासन था जिसके काल में जो मेवाड़ का गौरव है और विस्तार चरम सीमा पर पहुंच चुका था। उसने मध्य भारत में मालवा और गुजरात में की राजनीति में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था और उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त करने के लिए राणा सांगा से सहयोग मांगा था। इस प्रकार की जो अनेक घटना है, आरोप प्रत्यारोप है, जब हम खानवा का युद्ध डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसको जानेंगे। अगला जो हिंदू राज्य था वो है विजयनगर। और विजयनगर की स्थिति हमने जब बहमनी राज्य पढ़ा उसके बारे में पढ़ा था कि वहाँ पर दक्षिण भारत के अंतर्गत था ये, और जो सर्वाधिक शक्तिशाली था, लेकिन हिंदू धर्म और संस्कृति पर आधारित होने के कारण जो पड़ोस में जो बहमनी राज्य था उससे उसको निरंतर संघर्ष लेना पड़ता था। और विशेष रूप से जब हमने जो है 1465 के अंतर्गत जो तालीकोटा का या बन्नीहट्टी का जो युद्ध है, रक्षस-तंगड़ी का युद्ध है, उसके अंतर्गत विजयनगर की पराजय होती है और उसके पश्चात धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य अवनति की ओर अग्रसर हो जाता है। ऐसा हमने विद्यार्थियों पूर्व में पढ़ चुके हैं और ये हमने जान लिया था। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों आगे जो है पानीपत के युद्ध के बारे में। और इससे पूर्व में अगर हम बात करें तो पानीपत के युद्ध से पहले अगर हम कहें कि जो दौलत खान लोधी था, जो पंजाब का गवर्नर था, तो उस गवर्नर ने जो इब्राहिम लोदी है उससे उसके साथ संबंध अच्छे नहीं थे, इसीलिए उसने भारत के अंतर्गत जो है बाबर को आमंत्रित किया। अब हम बात कर लेते हैं डिटेल से जो 5वां मुस्लिम राज्य है जो हमने वहाँ छोड़ा था, दिल्ली, उसके बारे के अंतर्गत कि दिल्ली की स्थिति क्या थी वो हम अच्छे से जान लेते हैं। तो भारत के अंतर्गत पहले हम जान लें कि बाबर के आक्रमण के समय 2 महत्वपूर्ण शक्तियाँ थी। ये थी, एक तो थी अफगान और दूसरी थी राजपूत। अफगान है वो भारत की महत्वपूर्ण शक्ति थी और उसी के अंतर्गत उसका जो नेता था दिल्ली का सुल्तान था और भारत की राजनीति का केंद्र भी दिल्ली था। लेकिन अफगानों के अंतर्गत एकता का अभाव था क्योंकि इब्राहिम लोदी द्वारा अफगान शक्ति का विभाजन किया गया था, जिसके अंतर्गत अधिकांश अफगान सरदार क्या थे, उससे सख्त नाराज हुआ करते थे। फलस्वरूप जो अफगान सरदार है उसने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। दरिया खान जो बिहार का गवर्नर था उसने बिहार में स्वतंत्र शासन स्थापना कर दी। दौलत खान लोदी जो कि पंजाब पर गवर्नर था उसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने की आमंत्रित करा। इसके अलावा दिलावर खां, आलम खां लोदी, उन्होंने भी भारत में आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया।
दूसरी शक्ति थी जो राजपूत थी, वो भी एक महत्वपूर्ण शक्ति थी जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा विद्यार्थियों कंसाइज करने की कोशिश करेंगे कि राजपूत भी महत्वपूर्ण शक्तियों के अंतर्गत एक थे। और राणा सांगा और इब्राहिम लोदी दोनों के मध्य दो युद्ध हुए थे, बड़े युद्ध हुए थे, जिसमें इब्राहिम लोदी है उसको मात खानी पड़ी थी। वो दो युद्ध है, बाड़ी जो कि धौलपुर में स्थित है राजस्थान के अंतर्गत, बाड़ी का युद्ध 1517 में हुआ। दूसरा था खातौली का युद्ध, खातौली वर्तमान में कोटा में है, और ये युद्ध हुआ 1519 के अंतर्गत। इन दोनों युद्ध में अफगानों पर राजपूत शासकों ने नियंत्रण स्थापित किया। तो इससे पता चलता है कि सत्ता का केंद्र जरूर दिल्ली था, लेकिन राजपूत शासक भी किसी रूप से कम नहीं थे। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और जो युद्ध है बाबर के भारत के अंतर्गत मुगल वंश की स्थापना करने के संदर्भ में। तो पहला बड़ा युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है विद्यार्थियों, उसको हम जान लेते हैं। ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 के अंतर्गत इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य। तो विद्यार्थियों, इस युद्ध में बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को क्या करा, पराजित किया गया, और इब्राहिम लोदी की क्या हो जाती है, इस युद्ध के अंतर्गत मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के पश्चात, या हम कहें कि पराजित होते ही बाबर स्वतः ही विजयी कहलाएगा। और इस युद्ध के अंतर्गत हम बात करें, एक इम्पॉर्टेंट अच्छी बात है, एक फैक्ट है कि इस युद्ध में ग्वालियर का एक हिंदू विक्रमजीत जो था व्यक्ति था, उसने बाबर के विरुद्ध इब्राहिम लोदी के पक्ष में युद्ध लड़ा था, और विक्रमजीत की इसके अंतर्गत मृत्यु हो जाती है। तो इस बात को भी हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं इसमें संक्षिप्त के अंतर्गत कि बाबर के इस युद्ध में विजय होने के कारण। विद्यार्थियों, अगर हम बात करें कि बाबर इस युद्ध में क्यों विजय हुआ, उसके अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं हम बाबर की तोपखाना की, कि बाबर की सफलता का प्रमुख कारण बाबर के पास तोपें थी। संख्यात्मक दृष्टि से कम सैनिक होने के बावजूद भी उसका तोपखाना मजबूत था। और दूसरा बड़ा कारण है बाबर द्वारा प्रयुक्त की गई एक शैली, जिसे तुलुगमा पद्धति कहा जाता है, जो कि मध्य एशिया में अनेक जो युद्ध शैली है उसका मिश्रण था। और ये शैली बाबर ने उज्बेकों से सीखी थी, विशेष रूप से शैबानी खां से, जिससे वो बार बार मध्य एशिया के अंतर्गत परास्त हो रहा था। उस शैबानी खां से बाबर ने एक अच्छी दुश्मन होने के नाते भी बाबर ने एक उससे अच्छी चीज़ सीखी, वह थी तुलुगमा पद्धति। और इस तुलुगमा पद्धति के माध्यम से बाबर, आगामी हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार है ना बाबर जो भारत है उसकी राजनीति पर हावी हो जाता है। और इस पद्धति के माध्यम से कम समय में ही आगामी हम देखेंगे कि आगामी वर्षों के अंदर क्रमशः कई युद्ध भारत की महान शक्तियों से बाबर के द्वारा लड़ा जाता है, लेकिन जिसके दम पर बाबर उनसे विजय प्राप्त कर लेता है। और तोपखानों का प्रयोग जो है बाबर ने तुर्कियों से सीखा था। और इसके अलावा बाबर एक कुशल तथा अनुभवी सेनानायक था, और इब्राहिम लोदी उसकी तुलना में जो है कम अनुभवी था। पांचवा बड़ा कारण है कि अफगानों में एकता का अभाव था, वो बाबर ने अच्छे से जान लिया था, क्योंकि जो इब्राहिम लोदी है उसके अनेक रिश्तेदारों ने बाबर को यहाँ पर भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों संक्षिप्त के अंतर्गत कि पानीपत के युद्ध के क्या परिणाम निकले। तो विद्यार्थियों, पानीपत के युद्ध के अगर हम परिणामों की बात करते हैं, तो इस युद्ध के अंतर्गत जो है लोदी वंश या दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना होगा कि सल्तनत जो लोदी वंश की चल रही थी, अगर हम सल्तनत की बात करते हैं कि जो 1211 के आसपास जो है प्रारंभ हो रही है, और उसका जो है, वैसे तो अगर हम बात करें तो 1196 या 1191-92 के अंतर्गत मोहम्मद गौरी के आक्रमण हो जाते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन हो जाता है। लेकिन जो हम बात करें अच्छे से डिटेल के अंतर्गत कि जो हम बात करें 13वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर के जो 1500 या 16वीं शताब्दी के प्रथमांश तक जो सल्तनत काल रहता है, उस सल्तनत काल का अंत हो जाता है और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है, और भारत में सल्तनत का अंत होकर बादशाहत प्रारंभ हो जाती है। और इस युद्ध के पश्चात जो इब्राहिम लोदी के जो संघ है उसको बाबर के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, उसे छिन्न भिन्न कर दिया जाता है। एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं रशबुक विलियम्स,
उसने उनकी जो पुस्तकें हैं एन एम्पायर बिल्डर ऑफ द 16th सेंचुरी, इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि बाबर का आगरा व दिल्ली पर भी इस युद्ध के माध्यम से क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता। तो विद्यार्थियों ये अत्यंत इम्पोर्टेंट युद्ध था। इसके बाद बाबर की जो है शक्ति में क्या हो जाता है, उसको वृद्धि हो जाती है, वो अत्यंत प्रसन्नचित्त हो जाता है और उत्साहित हो जाता है कि उसने एक मंजिल है वो यहाँ पर कर ली, लेकिन वो पूरे भारत को अपने अधीन करना चाहता था और राजपूतों को हराए बिना वो दिल्ली में स्थायित्व रूप से अपना शासन स्थापित नहीं कर सकता था। इसीलिए जो है राणा सांगा, उससे उसने युद्ध करने की सोची। उसके लिए उसने राणा सांगा से जो युद्ध किया उस युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध। यह युद्ध 16 मार्च 1527 के अंतर्गत हुआ था। विद्यार्थियों ये बात अच्छे से जान लीजिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है, खानवा राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है। विद्यार्थियों आप अच्छे से जान लें, खानवा राजस्थान के भरतपुर ज़िले में स्थित है, इसको आप अच्छे से जान लें। और 16 मार्च 1527 के अंतर्गत राणा सांगा व बाबर के मध्य ये युद्ध होता है और इस युद्ध के अंतर्गत बाबर विजय होता है। अब विद्यार्थियों अब हम बात कर लेते हैं फिर से वही दो बातें कि इस युद्ध में बाबर के विजय के कारण या राणा सांगा के पराजय के कारण क्या है। देखिए इस युद्ध के अंतर्गत जो है राणा सांगा है जो युद्ध के दौरान क्या हो जाता है, घायल हो जाता है और घायल हो जाने के फलस्वरूप जो है युद्ध के मैदान से हट जाता है। तो वहाँ पर जो राजपूत जो एकता थी उसको आघात लगता है, क्योंकि जो उनका शासक है, उनका जो नेता है, या दूसरे शब्दों में कहे जो उनका भगवान था, वो वहाँ से युद्ध मैदान से निकल जाता है। ऐसे में जो राजपूत शक्ति है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उनका मनोबल गिर जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण होता है बाबर का उभरने का। दूसरा है कर्नल टॉड, हरविलास सारदा व राणा जो है बड़े दो इतिहासकार हैं, वो राणा सांगा की पराजय का प्रमुख कारण मानते हैं कि जो रायसीन का जो शासक था सिलहदी तंवर, उसने राणा सांगे के साथ विश्वासघात किया था। इस कारण से बाबर की विजय हो जाती है। अनेक कारण तो होते ही हैं छुटपुट कि जो योग्य नेता जो है केंद्रीय शक्ति है उसके अंतर्गत अन्य जो शासक है उन पर नियंत्रण न हो पाना, ऐसी जो कई कारण हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें तो ऐसी जो है प्रश्न है वो निकल करके मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि खानवा के युद्ध के पश्चात क्या परिणाम निकलते हैं। जो है राणा सांगा के नेतृत्व में जो राजपूताना संघ था वो बाबर ने नष्ट कर दिया और बाबर की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है और भारत में बाबर का कोई ऐसा प्रतिद्वंदी नहीं रहता जो अब भारत में मुगल साम्राज्य को चैलेंज कर सके। इसके अलावा जो रशबुर्ग विलियम्स की अनुसार इस युद्ध में बाबर की शक्ति का केंद्र काबुल के स्थान पर अब वो हिंदुस्तान हो जाता है। अब बाबर पूर्णतः जो काबुल है या मध्य एशिया के जो राज्य हैं उन पर ध्यान हटा लेता है और भारत के अंतर्गत, हिंदुस्तान के अंतर्गत अपनी जड़ें जमाने की कोशिश करता है। विद्यार्थियों इस प्रकार बाबर है उसने दो बड़ी शक्तियों को पराजित किया और भारत के अंतर्गत अपना स्थान मजबूत किया। इसके पश्चात विद्यार्थियों अगर हम बात करें तो तीसरा बड़ा युद्ध होता है जो कि महाराणा सांगा के अच्छे मित्र और वीर योद्धा का जो शासक है चंदेरी मध्य प्रदेश में स्थित है और जनवरी 1588 के अंतर्गत मेदिनी राय और बाबर इसके मध्य युद्ध होता है। जो मेदिनी राय है वो राणा सांगा के सामंत भी रह चुके होते हैं और इस युद्ध के अंतर्गत बाबर क्या होता है, विजयी होता है। इसकी लगातार विजय चलती रहती है 1526, 1527 और 1528। अब इसके बाद हम बात करते हैं 6 मई 1529 के अंतर्गत। 6 मई 1529 के अंतर्गत घाघरा का युद्ध होता है। जो घाघरा का जो युद्ध है या घाघरा नदी है ये बिहार के अंतर्गत स्थिति है और घाघरा नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा जाता है, इसलिए इसे जो है घाघरा का या बैटल ऑफ घाघरा कहा जाता है। ये युद्ध 6 मई 1529 को महमूद लोदी है उसके नेतृत्व में बिहार के अफगान और बंगाल के शासक नुसरत खां दोनों की संयुक्त सेना। विद्यार्थियों नुसरत खां भी योग्य सेनानायक था। जब हमने बंगाल की स्थिति पढ़ी थी तब हमने बताया था। और महमूद लोदी जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था, उन दोनों की तरफ से मजबूत एक गठबंधन तैयार किया जाता है, किंतु इस गठबंधन को भी बाबर के द्वारा
जो है परास्त कर दिया जाता है। और घाघरा के युद्ध जो है उसमें बाबर ने बिहार प्रांत को, जो घाघरा का युद्ध हो जाता है उसमें बाबर विजय हो जाता है और उसके पश्चात जो है बिहार पर भी उसकी शक्ति का केंद्रण हो जाता है। इस प्रकार हमने बाबर का जो है भारत के अंतर्गत जो विजय क्रम है या हम कहें जो युद्ध क्रम है उनको अच्छे से जान लिया गया है। इन युद्धों का विद्यार्थियों क्रम भी पूछा जाता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इनका क्रम दे दिया जाता है, घाघरा, चंदेरी, पानीपत या खानवा। तो इसका क्रम भी जमा लीजिए। या घाघरा के युद्ध के अंतर्गत कौन से जो बाबर के विरुद्ध प्रतिद्वंदी है उनका नाम भी पूछा जा सकता है। कब हुआ ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। चंदेरी वर्तमान में कहाँ स्थित है। ऐसे ये छोटे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या विश्वविद्यालय स्तर पर 2 अंक वाले प्रश्नों में, अति लघुतरात्मक प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है। विद्यार्थियों अब हम अंतिम रूप से बात करते हैं बाबर के मूल्यांकन की। बाबर के मूल्यांकन की हम बात करते हैं। देखिए, अगर हम विद्वत्ता की बात करें तो वो बहुत विद्वान व्यक्ति था। फारसी भाषा का ज्ञाता था, तुर्की का भी ज्ञाता था। उसमें जो है ज्योतिष इतिहास का ज्ञान था, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। अपनी आत्मकथा लिखी है जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बाबर की इसके इतर बात करें तो युद्ध कौशल में भी वो बहुत अधिक निपुण व्यक्ति था। अनेक जो आक्रमण करे हैं और जो हम जिहाद के नाम पर उसने अपने कम सैनिकों की संख्या होते हुए भी उसने जो है उसके जो सैनिक है उसमें उत्साह बहुत अधिक भर दिया गया। वो एक लेकिन इन सब के बावजूद भी कम समय होने के पश्चात उच्च कोटि का सेनापति था, कुशल कूटनीतिज्ञ था। अपने विरोधियों के विरुद्ध उसकी सफलता पर श्रेष्ठ श्रेय उसकी कूटनीति का है। एक शासक के रूप में वह अपनी प्रजा को सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखता था, किंतु वह शासन प्रबंधक अच्छा नहीं था। उसने अपने साम्राज्य सामंतों अधिकारियों में बांट दिया था, जिससे क्या हुआ, वह अपने अपने प्रदेश के अंतर्गत अर्ध स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे। साम्राज्य की आर्थिक समस्याओं को समझने की उसमें योग्यता भी नहीं थी। दूसरा, उसकी उदार तथा खर्चीली नीति के परिणाम हुमायूं को भुगतने पड़े। इस प्रकार की कई समस्या भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है उसका कार्यकाल ही बहुत कम था। भारत के अंतर्गत 1526 से 1530 की बात अगर हम बात करें तो बहुत कम कार्यकाल में, 4 वर्षों के कार्यकाल में भी उसने अपनी एक मजबूत स्थिति बना करके रखी। एक बड़ा एम्पायर उसने खड़ा करा जो आगे जाके हम 1707 या लेटर जो मुग़ल हैं, उत्तर मुग़ल काल है 1857 तक मुग़लों की नींव के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो विद्यार्थियों, हम इस चीज़ को ध्यान में अच्छे से रखेंगे कि बाबर का यद्यपि 4 वर्ष का कार्यकाल था। अगर मूल्यांकन की हम बात करें तो कंसाइस या निष्कर्ष की हम बात करें तो यद्यपि 4 वर्ष का कार्यकाल था, लेकिन 4 वर्ष के अंतर्गत आगामी अगर हम बात करें तो लगभग 350-400 वर्ष तक उसने भारत के अंतर्गत एक मजबूत जो है मुग़ल वंश है उनको रखा। और ये बाबर की बड़ी योग्यता थी। अगर बाबर लंबे समय तक और जीवित रहता तो शायद और अच्छा हमें देखने को मिला। 1483 में जन्म हुआ है और अगर हम 1529-30 के बाद हम बात करते हैं तो लगभग 50 वर्ष की अवस्था भी नहीं रही होगी कि बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत बाबर के द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो अत्यंत प्रशंसनीय हैं। और एक बाहरी शासक होकर के हिंदुस्तान से बाहर का शासक होकर भी हिंदुस्तान पर अपना जो स्थिति बनाए रखने के लिए मजबूत प्रयास करता है। इस कार्य के लिए बाबर सदैव इतिहास के अंतर्गत प्रशंसनीय रहेगा।